हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवे क्लासेस। जैसे कि आपको विदित है, पिछली क्लासेस हम मध्य प्रदेश की लेके आए हैं और आज हम मध्य प्रदेश की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कुल 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से हम पढ़ चुके थे जो मध्य भारत का पठार है वो पढ़ चुके हैं, मालवा का पठार है वो पढ़ चुके हैं, 2 विभाजन हम पढ़ चुके हैं, बचे हुए 5 विभाजन हम आगे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखें। इसमें गठन जो है हमारा मध्य प्रदेश का वो हो चुका है, तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए चलते हैं हम आगे और पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक अपना बघेलखंड का पठार। ये हमारा तीसरा भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, तीसरे नंबर का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं जो है बघेलखंड का पठार। तो इसकी चर्चा करते हैं हम। शुरुआत करते हैं कि जो बुंदेलखंड का पठार है, सॉरी यह बघेलखंड नहीं होगा, बुंदेलखंड का पठार है। बघेलखंड की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति। मानचित्र में इसकी स्थिति क्या है? तो जो बुंदेलखंड का पठार है ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। तो मानचित्र में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो अगर स्थिति की बात करेंगे कि इसकी स्थिति कहां है, तो एमपी के मैप में इसकी स्थिति है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में पड़ेगा बुंदेलखंड का पठार। और अगर स्थिति बोली जाएगी तो रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में है, मध्य भारत का जो पठार है उसके पूर्व में है। ये मध्य भारत का पठार का हिस्सा है और इसके पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। और अगर इस साइड हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो जिला है वो लग जाता है पूर्व के क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 2 प्रदेशों के अंतर्गत आता है, यानी इसका जो क्षेत्र है ये 2 प्रदेशों में आता है। कुछ हिस्सा पड़ता है यूपी में और कुछ पड़ता है एमपी में। कुछ हिस्सा यूपी में पड़ता है और कुछ एमपी में पड़ता है। इस तरह से इसका जो टोटल हिस्सा है वो है 54,560 वर्ग किलोमीटर। 54,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला है। तो ये हो जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। 54,560 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल, जिसमें से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल कितना है? 23,737। केवल एमपी की बात करेंगे तो 23,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है केवल मध्य प्रदेश में। यह बात हो गई क्षेत्रफल की। अब हमने स्थिति की बात कर ली तो हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार यानी कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24/6 से लेके 26/22 तक। 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश, ये इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। इसका जो पूर्व देशांतरीय विस्तार है, 7751 से लेके 7751 से लेकर के 8026 दक्षिणी देशांतर। देखिए ये सभी जो विस्तार है ये सभी आपके भौगोलिक प्रदेशों का याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इस कारण से अगर आपको ये याद हो पा रहा है तो ठीक है, वरना इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है इतना ज्यादा डीपली कि आप हर एक विभाग का विस्तार बताइए, मगर आपके रिकॉर्ड के अनुसार आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो विस्तार है अक्षांशीय देशांतीय विस्तार लगभग कहां से कहां तक है। तो ये हम देख लेंगे। इसके बाद अगली चर्चा करेंगे कि ये जो क्षेत्र है आपका ये कौन कौन से जिलों को कवर करता है, कौन कौन से प्रमुख जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिलों की अगर बात की जाए तो यहां से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब दतिया इसमें आ रहा है। तो जिलों में आ जाएंगे प्रमुख जिले, इसमें हम चर्चा करेंगे प्रमुख जिले। प्रमुख जिलों में आ जाएगा दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी का थोड़ा हिस्सा आ जाएगा। और आगे हम आएंगे तो सागर, छतरपुर,
सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ या निवाड़ी। तो ये जिले जो हैं ये महत्वपूर्ण जिले हैं जो आते हैं आपके इस पूरे प्रदेश के अंतर्गत, बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत। तो ये जिलों की चर्चा हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जलवायु कैसी है, इस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है। तो यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अच्छा, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। और तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती कैसी है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है जहां पे ज्यादा गर्म क्षेत्र है और गर्मियों में ज्यादा गर्म और सर्दियों में अगर ज्यादा सर्दी ठंडा क्षेत्र है तो उसको बोलेंगे महाद्वीपीय जलवायु। तो ये हो जाएगा गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा, ये क्षेत्र हो जाएगा महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें वर्षा की। यहां पे जो वर्षा हो रही है, वर्षा कैसी है, तो वर्षा एक मीडियम है, लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर औसत वर्षा है। तो यहां पे औसत वर्षा हो जाएगी 75 से 100 सेंटीमीटर है औसत वर्षा। इसके बाद बात की जाए यहाँ की मिट्टी की, तो मिट्टी का देखिए क्षेत्र, आप मिट्टी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो क्षेत्र है इस साइड काली मिट्टी मिल रही है, ये जो पूर्वी क्षेत्र है इस साइड हमें लाल पीली मिट्टी मिल रही है, और ये जो रीवा पन्ना का क्षेत्र है ये दोनों ही क्षेत्रों से लगा है, रीवा पन्ना के क्षेत्र में भी लाल मिट्टी मिलेगी। ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये कुछ हिस्सा लगा है इसका काली मिट्टी से, कुछ हिस्सा लगा है इसका लाल पीली मिट्टी से, इसलिए यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। तो मिट्टी की जब चर्चा करेंगे तो यहां पर मिट्टी कैसी रहेगी, मिश्रित मिट्टी, मिट्टी हो जाएगी मिश्रित। अब मिश्रित में किस किस का मिश्रण रहेगा, तो मिश्रण में लिखेंगे आप लाल पीली और काली का मिश्रण, लाल पीली प्लस काली मिट्टी का मिश्रण यहां पर पाया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, मिट्टी की। इसके बाद हम बात करेंगे इस प्रदेश से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होकर निकलती हैं। तो आप देखेंगे रायसेन से एक नदी निकल के जाएगी बेतवा, फिर हो जाएगी सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी, ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इस क्षेत्र से निकलती हैं। तो नदियां लिखेंगे कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र से, नदियां इसमें आ जाएगी बेतवा, सिंध और धसान, ये प्रमुख नदियां हैं। इनकी बात करेंगे, ये तीन नदियां जो हैं ये प्रमुख नदियां हैं, बेतवा, सिंध, धसान, और अगली कुछ और नदियां आ जाएंगी इसमें, कौन सी, उर्मिल नदी, उर्मिल नदी, और एक और नदी आती है छोटी सी जामनी नदी, जामनी नदी। शायद ना दिख रहा हो आपको तो एक बार नीचे लिखा हुआ है बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपकी तीन चार नदियां जो हैं वो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज की बात करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं खनिज। अच्छा, आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र पन्ना का भी आता है, बुंदेलखंड में कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र पन्ना का भी आता है, तो यहां पर पन्ना भी लिख लेंगे, क्योंकि खनिज में एक महत्वपूर्ण खनिज है हीरा, जिससे कि पीएससी में क्वेश्चन भी आया था पिछली बार कि हीरा जो है ये किस प्रदेश में पाया जाता है। भारत में एकमात्र जगह जहां हीरा पाया जाता है वो क्या है, पन्ना है, तो हीरा यहां पर मिलेगा। चूना पत्थर की कुछ मात्रा यहां मिलेगी, चूना पत्थर की मात्रा मिलेगी, और थोड़ा बहुत आपका कोरंडम धातु जो है वो भी पाई जाती है। तो मुख्यतः ये दो आप खनिज लिखेंगे, हीरा हो जाएगा और चूना पत्थर हो जाएगा। तो ये तो हमने जो महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र थे उनकी चर्चा कर ली कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसका स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, प्रमुख जिले। अच्छा, क्षेत्रफल में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल में वर्ग मीटर में तो आपका इतना है, अगर बात की जाए प्रतिशत में तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 7.7% हिस्सा है। जैसे हमने पढ़ा था ना
कि जो हमारा मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसी प्रकार बुंदेलखंड का क्षेत्र कितना है 7.7%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 7.7% हिस्सा बुंदेलखंड कवर करता है। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं इसके अन्य तथ्यों के बारे में। बुंदेलखंड में और कौन कौन सी बातें खास हैं, जैसे कुछ यहाँ पर पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण, उनकी बात करते हैं, कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं और कुछ चोटियां इसकी महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी, इस प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इस प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो वो है हमारी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की चोटी। इसके बारे में सारी बातें याद रखेंगे। ऊंचाई है इसकी 1172 मीटर। क्षेत्र कहां पर ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दतिया में। दतिया में भी जो भांडेर श्रेणी है वहां देखने को मिलेगी, भांडेर। बुंदेल जो आपका मालवा जो आपका विंध्याचल के पर्वत हैं, विंध्याचल के पर्वत आगे चल के दो भागों में बढ़ते हैं, भांडेर ऊपर चला जाता है और एक आ जाती है आपकी कैमूर। तो कैमूर भांडेर में जो भांडेर श्रेणियां हैं इसमें पड़ता है आपका ये वाली पर्वत श्रेणी। तो भांडेर दतिया के अंदर आपको मिलेगी ये चोटी, 1172 मीटर चोटी है जिसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। ये है बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली नदी बेतवा, ये भी यहीं पाई जाती है, बेतवा, जिसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा। तो बुंदेलखंड की गंगा किसको बोलते हैं, ये बात भी याद रखेंगे, बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है बेतवा को, बेतवा को कहा जाएगा बुंदेलखंड की गंगा। अच्छा, एक चर्चा और हम कर लेते हैं कि ये जो आपका बुंदेलखंड है इसकी आकृति देखिए आप कैसी लग रही है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो किस आकृति में है, जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था मध्य उच्च प्रदेश त्रिभुजाकार है, इसी प्रकार बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड जो है वो एक ऐसी आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार है आपका बुंदेलखंड। तो इसके ये बात हो गई इसके आकार की। इसके बाद हम बात करें, ये जो प्रदेश है ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका प्रदेश है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूखाग्रस्त है, सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड। बात करें यहां पे पर्यटन की, पर्यटन की दृष्टि से कौन कौन से यहां पर पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है, मैं लिख देता हूं यहीं पे पर्यटन। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से दो एक शहर यहां पे महत्वपूर्ण है, एक तो है खजुराहो, खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ते हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा पड़ता है यहां ओरछा, ओरछा। अच्छा, ओरछा के बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ये कहां पड़ेगा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। पहले ये टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, अब ये आने लगा है निवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। तो निवाड़ी जिले में पड़ेगा ओरछा। ये दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके बाद हम चर्चा करें यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है और आपको नई जानकारी मिलने वाली है इसमें, क्योंकि ये वाले क्षेत्र आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे इससे पहले, जो क्षेत्र मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा जो आपका है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार जल्दी से। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र तो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है प्रतापपुरा। प्रतापपुरा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये पड़ता है टीकमगढ़ के अंतर्गत, टीकमगढ़। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है प्रतापपुरा, प्रतापपुरा यहां महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा एक पन्ना के अंदर पड़ता है जिसका नाम है पुराण, पुराण है पन्ना के अंदर, पुराण पड़ता है हमारा पन्ना के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और क्षेत्र पड़ेगा आपका बड़ेरा, बड़ेरा पड़ता है कहां, दतिया में,
बड़ेरा पड़ेगा कहां? दतिया में। तो ये 3 क्षेत्र आप याद रखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रतापपुरा टीकमगढ़, पुराण जो है पन्ना में, बड़ेरा जो है दतिया में है। ये हो गए आपके ये क्षेत्र। तो ये था हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला क्षेत्र आने वाला है वो आएगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र आपका पड़ता है बुंदेलखंड के दक्षिण में, या बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में इसको कहा जाएगा। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के उत्तर पश्चिम में यह क्षेत्र पड़ता है, और मालवा के पठार के बिल्कुल पूर्व साइड में पड़ेगा रीवा पन्ना का पठार। इसकी स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो ये स्थिति में आप यही बातें लिखेंगे कि यह पड़ेगा मालवा के पठार के पूर्व में, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, और आपके बघेलखंड के पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ेगा रीवा पन्ना का पठार। यह बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार, तो विस्तार देखिए वही महत्वपूर्ण ज्यादा है नहीं है। जैसे आपका वो वाला क्षेत्र था बुंदेलखंड में, हमने पढ़ा था कि कोई ज्यादा खास इस पे आपको ध्यान नहीं रखना है, मगर बस थोड़ा सा देख लेना है कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 2310 से 2512, 2310 से 2512 उत्तरी अक्षांश, 2310 से 2512 उत्तरी अक्षांश, और 48/4 से 82/18, 48/4 से 82/18 पूर्वी देशांतर। ये इसका हो जाएगा विस्तार। विस्तार की चर्चा हो गई। इसके बाद बात करें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। 31,954 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। फिर बात करें इसके निर्माण की। अच्छा, निर्माण में चट्टानें याद रखनी है। बुंदेलखंड में एक चीज जोड़ लेंगे आप कि बुंदेलखंड का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो आपकी जो नीच चट्टानें हैं, बेसाल्ट और नीच चट्टानें जो हैं, उनसे निर्माण हुआ है आपका बुंदेलखंड के पठार का। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है विंध्यन शैलों के अपर्दन से। विंध्यन शैल जो हैं, विंध्यन शैल के अपर्दन से हुआ है इसका निर्माण। विंध्यन शैल जो है, विंध्यन पर्वत की जो चट्टानें हैं वो टूट टूट के यहाँ अपर्दित होकर इकट्ठी हो जाती हैं, उसके कारण होता है इसका निर्माण। इसके बाद जिलों की अगर बात करें, ये कौन कौन से जिलों को कवर कर रहा है, तो देखने में आ रहा है कि रीवा के नीचे जितने भी आपके जिले हैं, लगभग रीवा के अलावा इसमें आ जाएंगे आपके पन्ना हो जाएगा थोड़ा सा क्षेत्र, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह वगैरह का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो जिलों में लिखेंगे आप, जिले आ जाएंगे रीवा, पन्ना का कुछ क्षेत्र, दमोह हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा उमरिया, उमरिया, सतना, और सतना के अलावा और क्या आ जाएगा, दमोह हो चुका है। लगभग यही जिले आपके आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं। एक कटनी भी आप ऐड कर लेंगे इसमें, कटनी भी आ जाता है, कटनी। तो ये तो हो गए इसके प्रमुख जिले। जिलों के बाद देखी जाए यहां पे जलवायु कैसी है, तो यहां की जलवायु जो है, जलवायु यहां पर साधारण गर्मी रहती है, साधारण गर्मी रहेगी, और सर्दी जो है वो ज्यादा रहेगी, अधिक सर्दी, साधारण गर्मी और अधिक सर्दी का मौसम रहेगा। ये तो हो गई बात आपकी जलवायु की। बात करें वर्षा की। वर्षा, तो वर्षा का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहां पर लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। फिर बात करेंगे नदियों की। कौन कौन सी नदियां यहां से निकल के जा रही हैं, तो नदियों की चर्चा कर लें। रीवा पन्ना का क्षेत्र है, तो अधिकांश आपकी सोन वगैरह जो नदी है, केन हो गई, टोंस हो गई, और कुछ रीवा के अंदर बिहड़ नदी हो गई, महाना नदी हो गई, ये कुछ नदियां हो जाएंगी।
तो हो जाएगा इसके अंतर्गत कौन सी? अच्छा, सोन नदी जो है ये इस क्षेत्र में बहुत थोड़ा सा हिस्सा आता है, ये अधिकांश हिस्सा कहां से निकल जाएगा? बघेलखंड से। तो सोन को इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें अपन लिखेंगे केन, इसमें नहीं आएगी सोन, केन आ जाएगी, टोंस आ जाएगी, इसके अलावा बिछिया नदी, बिछिया नदी, और आ जाएगी महाना, बिछिया, महाना, टोंस और केन, ये हो जाएंगे। एक और नदी लिख लेंगे आप, बीहड़ नदी, बीहड़ नदी, बीहड़। तो ये बात हो गई नदियों की। इसके आगे और चर्चा की जाए तो सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे। सर्वोच्च चोटी, इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो गुडविल चोटी, गुडविल चोटी, जिसको आपकी सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। गुडविल या सद्भावना चोटी, यह है यहां की सर्वोच्च चोटी। इसके बाद बात की जाए, यहां एक गुम्मद पाई जाती है जिसको बोलते हैं जवेरा गुम्मद। जवेरा गुम्मद जो है वो यहां पाई जाती है, जो कि दमोह में स्थित है। दमोह में जवेरा गुम्मद यहां पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है रीवा पन्ना का क्षेत्र, इसको माना जाता है कि ये नर्मदा और गंगा नदी का जल विभाजक है, क्योंकि आप देखेंगे इसके ऊपर वाले क्षेत्र में गंगा नदी का पूरा अववाह क्षेत्र है और इसके नीचे जो है वो नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र है। तो इसको माना जाता है ये गंगा और नर्मदा का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, जल विभाजक। और अगर ऐसा भी नहीं आएगा तो आपसे कहेगा कि इसके अंदर भी कौन जल विभाजक का काम करेगा? तो कैमूर और भांडेर की श्रेणियां, यानी रीवा पन्ना के अंतर्गत भी कौन काम करेगा जल विभाजक का? तो जल विभाजक के रूप में यहां पे काम करती हैं कैमूर और भांडेर की श्रेणियां, कैमूर और भांडेर की श्रेणियां, ये यहां पे जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो ये बात हो गई हमारे रीवा पन्ना के क्षेत्र की, और कुछ ज्यादा खास है नहीं है, छोटा सा आपका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा रीवा पन्ना का क्षेत्र। तो हमारे कितने कंप्लीट हो गए? 4 भाग कंप्लीट हो गए, 4 आपके भाग कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए 3 भाग हैं, वो हम आगे वाली क्लास में लेके आएंगे। अगला जो पार्ट है जल्दी ही आप कल आपको अगला पार्ट मिल जाएगा, तो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे अब इसका अगला वाला हिस्सा, जिसको हम बोलेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। चलिए आज के लिए इतना ही बस काफी है। देखते रहिए वीडियो को, लाइक करिएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर आप लाइक करें इसको और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। थैंक यू।